हेलो दोस्तों, मैं अभय सिंह राणा रुद्रा इंस्टीट्यूट दूर छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की इस क्लास में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन जिसमें रुद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम विभिन्न पक्षों को वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का विषय है हमारा छत्तीसगढ़ एक भौगोलिक अध्ययन, द ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ द सीजी स्टेट। दोस्तों, आपके समक्ष छत्तीसगढ़ का मानचित्र लगा हुआ है। इस मानचित्र को अगर आप देखें तो ये जो ऊपरी पोर्शन है, खास तौर पे आप देख रहे हैं भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर का कुछ भाग। इस क्षेत्र को भौगोलिक रूप से हम पूर्वी बघेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। आज का हमारा विषय छत्तीसगढ़ राज्य के 4 भौगोलिक खंड, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट, महानदी बेसिन और दंडकारण्य के पठार में आज हम पूर्वी बघेलखंड के पठार पर विषय केंद्रित करेंगे और आज आपको रोचक शैली में छत्तीसगढ़ के इस भौगोलिक खंड के सभी पक्षों से अवगत कराएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भौगोलिक रूप से कितने खंडों में बटा हुआ है। तो अगर राज्य का मानचित्र आप देख रहे हैं, आपके समझ लगा हुआ है, तो सबसे बड़ा भौगोलिक खंड महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान है। यह मध्यवर्ती भाग में फैला हुआ है, 3 संभाग बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग में। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक खंड दंडकारण्य का पठार है। दोस्तों, यह रोचक तथ्य है कि बस्तर संभाग को भौगोलिक रूप से दंडकारण्य के पठार के नाम से जाना जाता है। यह दंडकारण्य का पठार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक खंड है और जिसमें अगर आप देखें कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिला, ये दंडकारण्य का पठार। इसके बाद अगर हम देखें तो तीसरा महत्वपूर्ण भौगोलिक खंड है पूर्वी बघेलखंड का पठार, जो राज्य का उत्तरी भूभाग है। सबसे छोटा भौगोलिक खंड जसपुर सामरी पाट है। एक रोचक तथ्य है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा भौगोलिक खंड क्या है? जसपुर सामरी पाट, और यह राज्य का सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला भौगोलिक खंड और सबसे दुर्गम क्षेत्र भी है। इस क्षेत्र में पाट भूमि का सर्वाधिक विस्तार है। अगर प्रश्न आता है कि राज्य के किस भौगोलिक खंड की सर्वाधिक औसत ऊंचाई है, तो जसपुर सामरी पाट। राज्य में पाट भूमि, दोस्तों बड़ा रोचक तथ्य है, पाट भूमि का तात्पर्य होता है एक उच्च पर्वत जिसका शीर्ष जो है मैदानी समतल हो, इसे हम पाट कहते हैं। आपने काफी सुना होगा मैन पाट, पंडरा पाट, जमीर पाट, लहसुन पाट, जसपुर पाट। ये जो पाट भूमि है, ये जसपुर सामरी पाट की सबसे बड़ी विशेषता है। चलिए दोस्तों, आज मैंने आपको सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मानचित्र में यह बताया भौगोलिक रूप से हमारा राज्य 4 भौगोलिक खंडों में बटा हुआ है। एक रोचक तथ्य आपके समझ आएगा, यह भौगोलिक खंड क्या होता है। दोस्तों, भूगोल की भाषा में कोई वह क्षेत्र जिसकी धरातली संरचना, पर्वत, पठार, मैदान, वहां की जलवायु, तापमान, वनस्पति आदि को जो विशेषता होती है, उसके आधार पर उसको भौगोलिक रूप से वर्गीकृत किया जाता है। हमारे राज्य की बनावट, यहाँ की वनस्पति, जलवायु, तापमान, कृषि आदि को देखते हुए हमने अपने राज्य को 4 भौगोलिक खंडों में बांटा है। आज का विषय है पूर्वी बघेलखंड का पठार। दोस्तों, पूर्वी बघेलखंड का पठार, ईस्टर्न प्लेटो ऑफ द ईस्टर्न बघेलखंड। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पूर्वी बघेलखंड का पठार राजनीतिक मानचित्र में सरगुजा संभाग में फैला हुआ है। बघेलखंड अर्थात वह भूभाग जो अविभाजित मध्य प्रदेश में बघेलखंड के नाम से जाना जाता था, जिसमें मध्य प्रदेश का सीधी, सिंगरौली और छत्तीसगढ़ का सरगुजा क्षेत्र आता था। राज्य निर्माण के उपरांत सरगुजा छत्तीसगढ़ में आ गया, इसलिए इस भाग को हम पूर्वी बघेलखंड के नाम से जानते हैं। एक रोचक तथ्य है कि यहां पर बघेली बोली जाती है और बघेली पूर्वी हिंदी का भाग है और यह भी कहा जाता है कि हमारी छत्तीसगढ़ी का उद्भव भी बघेली से हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र को बघेलखंड के नाम से जानते हैं। बघेलखंड का पठार, प्रश्न यह है कि पठार क्या होता है। तो दोस्तों, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है और उससे खौलता हुआ लावा मैदान में ऐसा फैल जाता है और एक कठोर चट्टानी भाग का विस्तार हो जाता है, इसे हम पठार या प्लेटो कहते हैं। यह भी एक रोचक तथ्य है, हमारे राज्य में भौगोलिक रूप से किस संरचना का सबसे ज्यादा विस्तार है, तो पठारी भूमि का। पूर्वी बघेलखंड के पठार के बनावट को अगर देखा जाए तो इस भूभाग में अगर हम देखें तो यहां पर गोंडवाना, आर्कियन और डेक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार है। पूर्वी बघेलखंड के पठार में सबसे ज्यादा विस्तारित चट्टान या शैल समूह कौन सा है, तो कहेंगे आर्कियन शैल समूह। आर्कियन का मतलब होता है अर्ली। ये वो प्रारंभिक चट्टानें हैं जो जीवाश्म रहित होती हैं और इसमें ये क्रिस्टल नुमा होती हैं और यह आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती। बघेलखंड के पठार में इसका विस्तार अत्यधिक है। इसके उपरांत बघेलखंड के पठार का दूसरा प्रमुख शैल समूह है गोंडवाना शैल समूह।
गोंडवाना सैल समूह राज्य में कोयला भंडार के लिए जाना जाता है और बघेलखंड के पठार में अगर ऐसा हम देखते हैं तो ये गोंडवाना सैल समूह का क्षेत्र है। गोंडवाना सैल समूह के अलावा कहीं कहीं यहां पर डेक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलती हैं और डेक्कन ट्रैप की चट्टानों की नसों में बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है प्रचुर मात्रा में मिलता है। दोस्तों, बघेलखंड का पठार, सबसे रोचक तथ्य यह है कि इस पठार के मध्यवर्ती भाग से कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ये बघेलखंड के पठार में भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, नवोदित जिला, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर में विस्तारित या गुजरती है। बघेलखंड के पठार को अगर हम मोटे तौर पे देखें तो खनिज संपदा की दृष्टि से कोयला, बॉक्साइट, यूरेनियम जैसे खनिज यहां मिलते हैं, लेकिन राज्य का सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण खनिज कोयला इसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में मिलता है और इसकी अनेक खदानें इस क्षेत्र में स्थित है। बघेलखंड के पठार की जीवन रेखा अब हम अगर देखें तो बघेलखंड के पठार की जीवन रेखा रिहंद नदी को कहते हैं। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये सरगुजा जिला है और सरगुजा में यहां पर मतरिंगा की पहाड़ियों से रिहंद नदी का उद्गम होता है और ये नदी ऐसे ऐसे प्रवाहित होती है। राज्य की कौन सी नदी है जिसे सरगुजा संभाग की जीवन रेखा कहते हैं? रिहंद नदी। रिहंद नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। मानचित्र में आप देख रहे हैं, मतरिंगा की पहाड़ी से निकलकर रिहंद नदी उत्तर सूरजपुर के मध्यवर्ती भाग से प्रवाहित होते हुए बलरामपुर और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पे पंडित गोविंद वल्लभ पंत सागर झील का निर्माण किया गया है, जो उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ की एक संयुक्त परियोजना है। अगर हम देखें तो हमारे बघेलखंड के पठार में नवोदित जिला, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, ये कोरिया जिला, सूरजपुर जिला और बलरामपुर जिला। अगर आप देखें तो हमारे राज्य की मध्य प्रदेश के साथ सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी। अगर हम नक्शे में देखें तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन, यहां पर चांद बखार की पहाड़ियां हैं। चांद बखार की पहाड़ियां राज्य की सबसे उत्तरी पहाड़ियां हैं जो बघेलखंड के पठार में स्थित है। चांद बखार की पहाड़ियां मुख्यतः भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और कोरिया जिले में फैली हुई हैं। दोस्तों, एक रोचक तथ्य है कि इसी क्षेत्र में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यही नहीं, अगर हम मध्य में यहां देखें तो यहां पर दोस्तों, यहां कैमूर की पहाड़ियां हैं और यहां से हसदो नदी का उद्गम होता है। हसदो नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर ऐसे प्रवाहित होते हुए कोरबा जिले में जाती है और यह महानदी की सहायक है। हसदो नदी में अगर कहा जाए, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी जिले की खड़गवां तहसील में अमृतधारा जलप्रपात स्थित है। अभी हमने आपसे क्या बताया, आपको यह ध्यान देने की आवश्यकता है, सरगुजा की जीवन रेखा क्या है? तो रिहंद नदी। रिहंद नदी का उद्गम कहां से होता है? मतरिंगा की पहाड़ियों से। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पे? हसदो नदी। हसदो नदी का उद्गम कहां से होता है? कैमूर की पहाड़ियों से। हसदो नदी किस नदी की सहायक है? तो ये महानदी की सहायक है। दोस्तों, इसी प्रकार यहां पर बनास और गोपद नदियां हैं और ये ऐसे मध्य प्रदेश के सीमांत क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी में एक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है कोटाडोल, जो मौर्यकालीन ऐतिहासिक साक्ष्यों के लिए जाना जाता है। यहां पर कौन सी नदियों का संगम होता है? बनास और गोपद। छत्तीसगढ़ की सुदूर उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन सी दो नदियां करती हैं मध्य प्रदेश के साथ में? बनास और गोपद। कोटाडोल नामक ऐतिहासिक स्थल किस जिले में है? भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। गुरु घासीदास नेशनल पार्क का विस्तार किन जिलों में है? तो भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया जिलों में गुरु घासीदास नेशनल पार्क का विस्तार है। दोस्तों, अगर हम मानचित्र को आगे देखें तो यहां पर देवगढ़ की पहाड़ियां हैं। बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटियां हैं देवगढ़ की पहाड़ियां। ये मनेन्द्रगढ़ जिले में फैले हुए हैं देवगढ़ की पहाड़ियां। आगे बढ़े अगर हम तो ये जो स्थान है, ये यहां सरगुजा में यहां पर अगर कहा जाए रामगढ़ की पहाड़ियों का विस्तार है। दोस्तों, रामगढ़ की ऐतिहासिक पहाड़ियां, महाकवि कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में किन पहाड़ियों का उल्लेख है? रामगढ़ की पहाड़ियां। कालिदास की कौन सी रचना है जिसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है? मेघदूतम। रामगढ़ की पहाड़ियां ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला सीताबोंगरा ये रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है। यहीं पर मौर्यकालीन गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध जोगीमारा की गुफाएं भी स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ियां किस जिले में है? सरगुजा। रामगढ़ की पहाड़ियों का ऐतिहासिक महत्व किस लिए है? कालिदास के ग्रंथ में इनका उल्लेख है। इन पहाड़ियों में अगर कहा जाए सीताबोंगरा और जोगीमारा की गुफाएं। दोस्तों, इसी प्रकार सूरजपुर जिले में अगर हम जाएं तो सूरजपुर जिले में सीतालेखली की पहाड़ियां हैं। इनका अपना विशिष्ट महत्व है। सीतालेखली की पहाड़ियां अभी हाल की चर्चाओं में हमारी राज्य सरकार ने राम वन गमन पथ का विस्तार किया। राम वन गमन पथ का सबसे उत्तरी छोर है तो ये कहेंगे हम हरचौका। हरचौका कहां है? भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ जिले में। हरचौका का भी काफी महत्व है। दोस्तों, अगर हम बघेलखंड के पठार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान देखें तो ये सरगुजा जिले में अंबिकापुर से 40 किलोमीटर दूर मैनपाट स्थित है। मैनपाट
दोस्तों मैनपाट का नाम सुनते ही आपके मन में आएगा कि मैनपाट, वाह, छत्तीसगढ़ का शिमला। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? मैनपाट। मैनपाट अंबिकापुर से 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। मैनपाट तिब्बती शरणार्थियों के लिए जाना जाता है। यहां पर 1960 में तिब्बत के शरणार्थियों को बसाया गया और आज भी यहां की तिब्बती संस्कृति काफी प्रसिद्ध है। मैनपाट पर्यटन स्थल के रूप में काफी विख्यात है। यहां पर अगर हम देखें तो हमें बहुत से प्राकृतिक स्थान दिखाई देते हैं, जिनमें टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, सरभंजा वाटरफॉल आदि। मैनपाट से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों जिस पोर्शन में मैनपाट से मांड नदी का उद्गम होता है। मांड नदी छत्तीसगढ़ की दामोदर या कोयला नदी कहलाती है। मुख्यतः यह नदी रायगढ़ जिले में बहती है, लेकिन इसका उद्गम बघेलखंड के पठार में मैनपाट से होता है। दोस्तों ये बलरामपुर जिले में यहां पर एक स्थान है तातापानी। तातापानी जियोथर्मल गीजर या स्रोत के लिए जाना जाता है। भारत का दूसरा जियोथर्मल पावर प्लांट यहां प्रस्तावित है। तातापानी ये बलरामपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो यहां से एक नदी निकलती है और वो ऐसे झारखंड के साथ सीमा बनाती है। इस नदी का नाम है कन्हार नदी। कन्हार नदी का उद्गम जसपुर में होता है, खुड़िया के पठार से। कन्हार नदी झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। कन्हार नदी पे कौन सा जलप्रपात है? कोटली जलप्रपात। कन्हार नदी पे एक बांध या बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित की जा रही है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश में विवाद है। कन्हार नदी बेसिन कहां है? बलरामपुर जिले में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप रोचक रूप से बघेलखंड के पठार के विषय में कुछ जानकारियां प्राप्त किया। दोस्तों ये जो क्षेत्र है बघेलखंड का पठार, ये खैर वृक्ष के लिए जाना जाता है। खैर वृक्ष अगर कहा जाए, इस वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाया जाता है। राज्य में कत्थे का कार्य करने वाला या कत्था संग्रह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? खैरवार। खैर वृक्ष की बहुलता किस भौगोलिक खंड में सबसे ज्यादा है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो दोस्तों हमने देखा बघेलखंड के पठार में जो छत्तीसगढ़ी बोली जाती है उसे सदरी कहा जाता है। सदरी अगर कहा जाए छत्तीसगढ़ी का वह रूप जो बघेलखंड के पठार यानी सरगुजा संभाग में बोला जाता है उसे सदरी कहा जाता है। इसमें बघेली भाषा के शब्दों का प्रवाह ज्यादा है। आपको रोचक रूप से मैं बताना चाहूंगा कि सदरी इसके अलावा बघेलखंड का पठार जो मुख्यतः सरगुजा संभाग का अधिकांश क्षेत्र है, यह जनजातीय संस्कृति के लिए जाना जाता है। अगर कहा जाए सरगुजा की वन देवी किसे कहा जाता है? राजमोहिनी देवी। सरगुजा ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ का प्रमुख नगर अंबिकापुर, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, विश्रामपुर आदि है। राज्य में खनिज संपदा में सबसे ज्यादा बघेलखंड के पठार में अगर देखा जाए तो बघेलखंड के पठार में कोयला, बॉक्साइट या प्रमुख खनिज है। बघेलखंड का पठार अपनी वन्यजीव संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। बघेलखंड के पठार में यहां पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इस पोर्शन में तमोर पिंगला अभ्यारण्य और यहां पर सेमरसोत अभ्यारण्य स्थित है। तो दोस्तों मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बघेलखंड के विषय में जो हमने आपको सामान्य जानकारियां प्रस्तुत की आपके लिए काफी परीक्षा उपयोगी होंगी और ज्ञानवर्धक होंगी। कृपया अपने सुझाव जरूर दें कमेंट के माध्यम से, तथा वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।